aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो दिन गुजरा है, ये दिन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसें का बांडा फूटने के बाद अब नया एक सिलसिला चालू हुआ है इंटरव्यू का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि काजी फाइज ईसा एंड कंपनी ने भी हथियार डाल दिए हैं और वो भी किसी और के इशारों पर चलना शुरू हो गई है। इसके अलावा हुकूमत ने जो नैब तरमीम का केस था उसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले तो यही बात मैं शुरू करूंगा नैब कानून वाली। नैब में तरमीम हुई, तकरीबन 1300 अरब रुपया पाकिस्तानी अज़म हो गया, गायब कर दिया गया। जो सामने सामने केस थे, यानी कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस थे, उन सारे केसों में से हर एक ने अपने अपना हिस्सा निकाला और बरी हो गया, पाक साफ हो गया, यानी कि लूट लाट कर भी पाक साफ हो गया। मसला क्या था? मसला ये था कि नैब में तरमीम करके अपने केस ख़त्म करवा लिए गए और तकरीबन 49 करोड़ 99 लाख 99,099 रुपये तक केस नैब में करप्शन का केस नहीं चल सकता था। इससे ज़्यादा हो गई, यानी कि 50 करोड़ से ऊपर हो गई, 50 करोड़ 1 रुपया, तो वो केस चल सकता था। यानी कि इस तरह का एक सिस्टम किया गया नैब के अंदर कानून की तब्दीली में कि सब कुछ साफ हो गया। जितने भी करप्ट लोग थे वो जमजम से नहा लिए। लेकिन इस चीज़ को इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि नैब कानून जो है उसको बहाल किया जाए। तो वो जाते जाते जो उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने उस पर फैसला दे दिया और नैब कानून जितने भी थे बहाल कर दिए सिवाय एक शिक के। तो फिर वो शुरू हो गया, तो नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब आप एक चीज़ सोचें कि ये निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का क्या काम है कि वो इस तरह का पैसा जो पाकिस्तानियों का लूटा हुआ पैसा था या पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी थी उसको लूट कर कुछ लोग खा गए और अपने केस भी ख़त्म करवा दिए। तो निगरान हुकूमत उस पर यानी कि अपील कर रही है, चैलेंज कर रही है जाके सुप्रीम कोर्ट में। मकसद ये है कि निगरान हुकूमत तो नहीं है, ये भी नून लीग की हुकूमतें हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, गलगित में देखें, कश्मीर में देखें, इसके अलावा सिंध में देखें, बलूचिस्तान में देखें, कौन है एस्टेब्लिशमेंट ने जो हुकूमतें बनाई हैं वो नून लीग की हैं। यानी कि सिर्फ नून लीग को आगे करने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया। पहले भी पाकिस्तान को यानी कि एक किस्म का दलदल में घसेला गया इस नून लीग की खातर। इसके अलावा पीडीएम को तो ऐसा ही बनाया गया था ना। असल जो सामने चीज़ थी वो तो शरीफ फैमिली और नून लीग थी। तो बड़ी बड़ी हुकूमतें इसमें शामिल हुई, क्योंकि इमरान खान तो कुकरा बन चुका था आंखों में, उसको तो निकालना था किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो आदमी ऐसा शख्स था कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था किसी चीज़ पर। वजह यही थी कि वो चोर नहीं था, उसकी फाइल नहीं बनी हुई थी, उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते थे, उसको कुछ चीज़ सामने दिखा नहीं सकते कि तुम्हारा ये चीज़ हमारे पास है, तुम हमारे साथ चलो, तो नहीं कर सके। यानी कि दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट में CIA तक इमरान खान की कोई फाइल नहीं बना सके। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि नून लीग को दोबारा लाने के लिए अब हर तरीका आजमाया जा रहा है, हर तरीका। यानी कि अदलिया को मैनेज किया जा रहा है, बाकी इदारे तो है ही मैनेज, अदलिया भी मैनेज है, हो सकता है 1-2 जज ना हो लेकिन अदलिया भी मैनेज है। तो सब कुछ करने के बावजूद भी ये इतनी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अदारा जिससे पाकिस्तान चलता है वो अदारा इस चीज़ के खिलाफ है और वो है अवामी अदारा। क्योंकि अवाम मान नहीं रही, किसी तरीके से नहीं मान रही। इन्होंने तकरीबन 6-7 महीने तक इमरान खान को दुराया, कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में, अवाम नहीं मानी। फिर उसके बाद इमरान खान को एक आम यानी कि शख्स, वो भी जराइम पेशा शख्स की तरह ट्रीट करके गिरफ्तार किया गया गिरबान से, अवाम नहीं मानी। लेकिन वो तो एक ड्रामा था, लोगों को दिखाने के लिए हर टीवी चैनल पर वो खबर चलवाई गई, यानी कि सोशल मीडिया पर, कि इमरान खान को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया ताकि लोगों के अंदर जज्बात भड़के और थोड़े बहुत जज्बात भड़के। लेकिन उसमें भी एक साजिश तैयार की गई
कुछ चीज़ों को जो प्रॉपर्टी थी यानी कि फौज के अंडर थी उसके ऊपर यानी कि अटैक करवाया जाए। वो अटैक करवाया गया, वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। वो ड्रामा फ्लॉप होने के बाद इन्होंने क्या किया कि तोशाखाना निकाला, तोशाखाना भी खत्म हो गया। उसके बाद साइफर निकाला। लेकिन असल चीज़ क्या है कि अगर साइफर पे सही इंक्वायरी हो ना तो हमारे ताकतवर अदारे के दो शख्सियात तो बिल्कुल ही फंसती हैं और बाकी भी बहुत सारे लोग जाते हैं इस केस में। क्योंकि साइफर आया किसके लिए था, किसने मंगवाया था, किसने भेजा था, किसके खिलाफ आया था, ये चीज़ें मुल्क से गद्दारी भी इसमें शामिल होती है। यानी कि एक चीज़ पाकिस्तान को धमकी दी गई और जिस तरह मुशर्रफ को कहा गया कि हम तुम्हें पत्थरों के दौर में भेज देंगे तो उन्होंने सर झुका लिया। यही बात अब भी हुई, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन इस वक्त दिलवाई गई है। अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी हो तो 100% 2 लोग फंसेंगे। ये आप इमेजिन करें कि कौन लोग होंगे जो इसमें फंसेंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि वो जो निगरान हुकूमत है उसका इसमें क्या काम है। नैब तरमीम जो खत्म हुई है, अगर नैब को खत्म करो, उसको क्यों टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हो, इतना खर्चा उस पर क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ यानी कि अपनी सियासी जो मुखालफिन है उन पर आजमाने के लिए? अगर नैब कुछ काम नहीं कर सकती तो उसको खत्म करो, उसको बंद करो। उसकी जरूरत कोई नहीं है पाकिस्तान में। दूसरे इदारों की तरह वो भी सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, हर चीज में सहूलियात ले रहे हैं, उनका क्या फायदा है? इसके अलावा अब जो नया तरीका शुरू हुआ है, पहले इंटरव्यू का था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, अब इंटरव्यू का शुरू हुआ है। उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ, जब इंटरव्यू हुआ भले भले हुई, उसके बाद दले दले हुई। आप देख लें सोशल मीडिया को, लोगों ने निचोड़ कर रख दिया। यानी कि उस्मान डार गायब हुआ, गायब होने के बाद उसका कोई पता नहीं था, एकदम से नमूदार हुआ। कैसे आया, कौन लाया, किधर था, कोई पता नहीं। सिर्फ निगरान वजीर दाखिला सिंध का बयान था कि उस्मान डार को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर वो कराची से कैसे आया, किसके साथ आया, कौन लेकर आया? फिर कमरान शाह आया, शायद के घर में इंटरव्यू क्यों हुआ, और इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? फिर इंटरव्यू के बाद फिर उस्मान डार गायब। एक शख्स खुशी से इंटरव्यू दे रहा है और दे भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए है कि उनके हक में है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे रहा है, इमरान खान के खिलाफ दे रहा है, और वो अपने घर नहीं पहुंच रहा। कल कुछ सहाफी के इंटरव्यू के बाद उसके घर, वो घर में नहीं था, उसकी वालदा मोहतरमा थी, वो घर में नहीं था। ये तो सारी दुनिया जानती है इंटरव्यू कैसे दिलवाया गया। और उसके चेहरे के जो तसरात थे वही बता रहे थे, चाहे वो स्माइल लेकर आ रहा था, हंसी लेकर आ रहा था, लेकिन वो एक्टर तो नहीं था, ड्रामेबाज तो नहीं था, इसलिए उसका चेहरा बता रहा था कि उससे इंटरव्यू कैसे लिया गया। फिर अब एक खबर मशहूर है कि जो सदाकत अब्बासी हैं उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और उस इंटरव्यू को रिलीज करना था, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसको रिलीज नहीं किया गया। मकसद ये है दोस्तों कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि ये कुछ लोगों को टारगेट क्यों किया गया है। पहले तो इब्रारुल हक पर इतना प्रेशर डाला गया था उसको पार्टी छोड़ने, उसको सियासत खत्म करने के लिए। वजह यह थी कि एहसन इकबाल को खतरा था अपनी सीट का इस्तीफा 100%, तो उसको हटाया गया। उसके बाद उस्मान डार, इसका खतरा 100% ख्वाजा आसफ को था कि मेरी सीट, पहले पिछली दफा वो हार गया था, भाजपा की वजह से जीता, यानी कि उसने काल की भैया चीज सारी दुनिया जानती है। तो इस दफा तो उसको 100% ये यकीन था कि मैं कभी नहीं जीत सकता, मेरी जमानत भी जब्त होगी। नंबर 3, फरख हबीब, राने सनाउल्लाह को 100% यकीन है और था कि मैं ये सीट नहीं जीत सकता हूं सियालकोट से, फैसलाबाद से। नंबर 4, रावलपिंडी में आप देख लें, सदाकत अब्बासी के हलके से शायद खाकान अब्बासी पिछली बार भी आ रहा था और इस बार तो कोई चांस ही नहीं बनता है जीतने का। सदाकत अब्बासी आ गया, उसके बाद शेख रशीद। पिंडी में तो वैसे भी तहरीक इंसाफ बहुत तकड़ी है और शेख रशीद की बहुत बड़ी वो। ये कुछ ऐसे मखसूस हलके हैं जिनके लोगों को टारगेट किया गया है, उनको हटाने के लिए, उनको सामने से हटाने के लिए, अपनी जीत पक्की करने के लिए। तो ये सब चीज इस तरह होगी और अब इंटरव्यू होंगे और अब इंटरव्यू का फायदा कोई नहीं है, पहले इंटरव्यू ने सब कुछ बता दिया है। लोग तो वैसे भी यकीन नहीं करते, अगर ये लोग सच भी कह रहे हो ना, लोग इन पर यकीन नहीं करते जो करवा रहे हैं उन पर।
क्योंकि लोगों को पता है, हाँ एक आदमी सीधा जाता है, घर से जाता है, जाकर इंटरव्यू देता है, या उसके घर में इंटरव्यू होता है, वो घर में आराम से रह रहा होता है, फिर तो अलग बात है। एक आदमी गायब होता है, गायब होने के बाद आकर इंटरव्यू देता है, क्या दुनिया को पागल समझा हुआ है? क्या आप समझते हो आप ही लोग बहुत सियाने और दुनिया सारी पागल है कि कोई कुछ नहीं समझता है? आप शायद 90 से भी पीछे चले गए हैं, थोड़ा सा आगे आए। ये 2023 है, हर आदमी के हाथ में 2 टेलीफोन है, तो हर आदमी हर चीज को समझता है। छोटा सा बच्चा देखो, 5 साल 4 साल का बच्चा, उससे बात करो वो आपको जवाब दे देगा। बड़ों को तो छोड़ो, हाँ 80 साल से ऊपर के लोग, 90 साल के ऊपर के लोग अब भी नवाज शरीफ पर हैं, वो अब भी नवाज शरीफ को चाहते हैं। वजह यह है तालीम का ना होना। मोटरवे को लोग तरक्की समझते हैं, सिर्फ मोटरवे को। घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, जगह जगह पर नशा कर रहे हैं, लेकिन मोटरवे तरक्की है। अब जाके लोगों को समझ आई कि तालीम या इस तरह की चीजें जो है वो इंसान के लिए सबसे अहम है। वो भी इमरान खान के समझाने पर लोग समझे। तो ये कहना तो मैंने, यानी कि जो चीज हो रही है इंटरव्यू वगैरह, ये तो इस पर खत्म होता है। कश्मीर के हालात देखें, 75 साल 76 साल इंडिया ने हर तरीका कर लिया कश्मीरियों के अंदर भी रहकर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। हमने 2 साल में वो कर दिखाया जो इंडिया 75-76 सालों में नहीं कर सका। यानी कि कश्मीरियों और इंडिया के कश्मीरी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। कल से आप नारे देख लो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो क्या नारे लग रहे हैं। यानी कि 71 में आधा पाकिस्तान तो अलग हुआ था, वो भी इससे थोड़ी कम यानी कि सिचुएशन थी। एक सैड थी, 3.5 घंटे का रास्ता है कराची से ढाका का जहाज का, बीच में सारा इंडिया आता है। तो उस तरह के एरिया को एक अलग किया गया सिर्फ जुबान की वजह से कि वो बोलते थे हम बंगाली जुबान बोलेंगे, लेकिन इस वजह से अनबन हुई। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद शेख मुजीब जीत गया, भुट्टो ने उसको माना नहीं, और उस वक्त भी एक आमर ऊपर बैठा हुआ था। तो इस वजह से कितनी दुनिया शहीद हुई। फिर हमारे 90,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डलवाए गए। उसके अलावा कितने लोग मरे उधर, कितना। अभी भी मैं जब बांग्लादेश जाता हूं, खुदा की कसम, जो बूढ़ी औरतें हैं वो रोती हैं और कहती हैं कि उस वक्त हम 6-6 महीने चटागंग और सलट की पहाड़ियों में गुजारे हैं हम लोगों ने, क्योंकि असमत दरिया हो रही थी फौज की तरफ से, रेप हो रहे थे, बच्चियों को उठाया जा रहा था, बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। मैं सच कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरा बांग्लादेश में आना जाना है। जिस वजह से मुखालफत हुई, हमारी फौज बुरी नहीं है, इसके सरबराह बुरे हैं। जिस तरह का वो आर्डर देते हैं, जिस तरह अभी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, बलूचिस्तान पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, कश्मीर पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही पुलिस स्टेट बना दिया है पूरे पाकिस्तान को। लेकिन ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? आप सोच लें, क्योंकि देखिए हर आदमी की एक हद होती है बर्दाश्त की। ये ना हो कि कल इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। तो दोस्तों, नवाज शरीफ तो आ रहा है, सुना है आ रहा है, लेकिन यकीन मुझे अब भी नहीं है। लेकिन वो आने से पहले फिर सऊदीया जाएगा, क्योंकि उसको गारंटी चाहिए। अभी तक वो डरा हुआ है। सऊदीया जाएगा, हो सकता है सऊदीया में उसका फैसला होगा कि पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद देखते हैं कि वो पाकिस्तान आता है या वापस अपने मुल्क से आता है। इरादा तो उसका यही है कि वो पाकिस्तान में आके हुकूमत करेगा, क्योंकि उसकी नौकरी तो लगी हुई है। तो लेकिन पाकिस्तानी उसके भाई की हालत देख लो। मैं अब भी शक में हूं कि ये आम पाकिस्तानियों का काम था या मरियम के गुंडों का काम था। मुझे तो अब भी शक है, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में लोग आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।